नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं द्विवेदी युग का सामान्य परिचय। यह टॉपिक एमए हिंदी, यूजीसी नेट, सेट, यूपीएससी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। दोस्तों, यह भाग 2 है। भाग 1 में हमने देखा था भारतेंदु युगीन काव्य का सामान्य परिचय, जिसमें हमने भारतेंदु युग की विशेषताएं तथा भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनका काव्य, इसका परिचय ले चुके हैं। आज हम देखेंगे द्विवेदी युग का सामान्य परिचय, जिसमें हम द्विवेदी युग का सामान्य विशेषताएं तथा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका काव्य, उनका परिचय आज हम लेंगे। दोस्तों, द्विवेदी युगीन काव्य के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं के ऊपर विस्तार के साथ चर्चा की है। तो आज हम द्विवेदी युगीन काव्य का सामान्य परिचय लेने वाले हैं। इसमें हम द्विवेदी युगीन काव्य की केवल संक्षिप्त और सामान्य परिचय ही लेंगे। आपको अगर द्विवेदी युगीन विशेषताओं का विस्तार के साथ परिचय देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बनाया हमने, उसमें आप जाके भारतेंदु युग से लेकर प्रयोगवाद तक जितने भी युग हुए हैं उनके ऊपर हमने काफी अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें हमने विस्तार के साथ विशेषताओं के ऊपर चर्चा की है। तो आइए शुरू करते हैं द्विवेदी युग का सामान्य परिचय। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये है द्विवेदी युग की सामान्य विशेषता या सामान्य प्रवृत्तियां। तो पहली विशेषता है राष्ट्रीयता। तो द्विवेदी युग के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का सृजन किया है। इन कवियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा लोगों में जागरूक करने का काम किया है, और इन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप कहा है। इनका मानना है कि जब तक भारत देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक भारत देश की प्रगति नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूक हो, लोगों को आत्म बलिदान की प्रेरणा देने की प्रेरणा इन कवियों ने दी है। तो नाथूराम शर्मा की एक पंक्ति है कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ऐसे ही कुछ और भी कवि हैं, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी, उनका पुष्प की अभिलाषा। तो स्वदेश माफ कीजिए, स्वदेश संगीत में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से योम जगा दे, देव कुछ और राग लगा दे। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने लोगों में राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए, लोगों को आत्म बलिदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए इन्होंने राष्ट्रीयता को लेकर कविताएं लिखी है। दूसरी विशेषता है सामान्य मानवता। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि द्विवेदी युग से पहले जो काव्य के विषय थे, या तो नायिका भेद को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, या श्रृंगार रस को, या राजा महाराजाओं के भोग विलास को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी, या भक्तिपरक कविताएं। परंतु द्विवेदी युग में पहली बार सामान्य मानव को काव्य का विषय बनाया गया, जिसमें हम देखते हैं कि एक किसान, मजदूर, वेश्या, स्त्री, स्टूडेंट, विद्यार्थी, यानी कि हर एक तबके के लोगों को काव्य का विषय बनाया गया, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, या अमीर हो, गरीब हो, यानी कि हर एक विषय को लेकर काव्य लिखे गए। अगली विशेषता है नीति और आदर्श। तो द्विवेदी युगीन काव्य में हम देखते हैं कि नीति और आदर्श की स्थापना भी की गई है। जैसे कि द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास को देख ले या साकेत को देख ले, तो इसमें हम देखते हैं कि इन पात्रों के, यानी कि जैसे कि प्रिय प्रवास में हम देखते हैं कि कृष्ण और राधा के माध्यम से हरिओम जी ने एक आदर्श की स्थापना करने की कोशिश की है। तो वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के माध्यम से एक आदर्श स्थापित करने का काम किया है। तो अगली विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। तो दोस्तों, द्विवेदी युग से पहले जो काव्य के विषय थे
वो मुख्य रूप से श्रृंगार विषयों को लेकर कविताएं लिखी जा रही थी और श्रृंगार विषय के लिए मुक्तक शैली काफी उपयुक्त मानी गई थी। परंतु द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार रस पर अंकुश लग गया। तो श्रृंगार रस पर अंकुश लगने के कारण श्रृंगार रस पूर्ण कविताएं कम लिखी गई, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने गए थे। इसलिए श्रृंगार रस पर अंकुश लग गया तो मुक्तक शैली में भी रचनाएं कम लिखी गई। इसलिए द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मक यानी कि इतिवृत्त यानी कि एक कथा को लेकर कविताएं ज्यादा लिखी गई और कथा को लेकर कविताएं लिखने के लिए प्रबंध शैली काफी उपयुक्त मानी गई है। इसलिए हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण प्रबंध शैली में ज्यादातर कविताएं लिखी गई है। अगला विषय है वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। तो दोस्तों द्विवेदी युगीन काव्य में जो विषय थे काव्य के उसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। जैसे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका ऐसा मानना है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। द्विवेदी जी का ऐसा मानना है कि काव्य के लिए कोई भी विषय छोटे नहीं होते, किसी भी विषय को लेकर कविता हो सकती है, चाहे वो चींटी के समान छोटा विषय हो या हाथी के समान बड़ा, हर एक विषय को लेकर कविता हो सकती है। इसी परामर्श को मानते हुए द्विवेदी युगीन कवियों ने कई विषयों को लेकर काव्य लिखे। इसके कारण द्विवेदी युगीन काव्य में जो वर्ण विषय है उसका क्षेत्र विस्तार देखने को मिलता है। अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य। तो दोस्तों द्विवेदी युगीन काव्य में हास्य और व्यंग्य को लेकर काफी काव्य लिखे गए, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, बाल गुप्त हो गए, इन कवियों ने काफी हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई जा रही थी उसके ऊपर कुछ हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी गई। तो हमारे समाज में जो अंधविश्वास, छुआछूत, जाति प्रथा, ऐसे कुछ समस्याएं थी, तो इनके ऊपर भी इन कवियों ने हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं लिखी। अगली विशेषता है सभी काव्य रूपों का प्रयोग। तो दोस्तों हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में काव्य के जितने भी रूप होते हैं, जैसे कि प्रबंध शैली, मुक्तक शैली, प्रगीत शैली, गीति काव्य, यानी कि जो काव्य के रूप होते हैं, इन सभी काव्य रूपों का प्रयोग द्विवेदी युगीन काव्य में देखने को मिलता है। तो आप लोग जानते होंगे कि द्विवेदी युग में प्रबंध शैली में हम देखते हैं कि साकेत, प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्यों की भी रचना हुई है। तो कुछ खंड काव्य की रचना हुई, प्रगीत में भी, प्रगीत शैली में भी कुछ रचनाएं हुई। तो यानी कि कह सकते हैं कि काव्य के जितने भी रूप उस समय प्रचलित थे उन सभी रूपों का प्रयोग करते हुए द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य लिखे हैं। अंतिम विशेषता है छंद वैविध्य। तो दोस्तों द्विवेदी युगीन काव्य में छंदों का विविध रूपी प्रयोग देखने को मिलता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को ऐसा परामर्श दिया था कि आप लोग एक एक अलग अलग छंद को लेकर कविताएं लिखिए। उन्होंने छंदों के विशेषीकरण पर बल दिया था। इस कारण हम देखते हैं कि चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामरस त्रिपाठी हो गए या गया प्रसाद शुक्ल सनेही हो गए, इन कवियों ने अलग अलग विशेष छंदों को लेकर कविताएं लिखी थी। तो ये थी दोस्तों द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य विशेषताएं। अगर इन विशेषताओं का आपको नोट्स के साथ स्पष्टीकरण चाहिए विस्तार के साथ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने द्विवेदी युगीन काव्य की सामान्य विशेषताओं का विस्तार के साथ परिचय लिया है। आगे हम देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो दोस्तों ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है, क्रम के अनुसार हमने लिया है। तो सबसे पहले आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर, जिनका जन्म हुआ था 1859 में। दोस्तों परीक्षाओं में ज्यादातर कवियों के जन्म पूछे जाते हैं, उनकी मृत्यु के ऊपर बहुत कम प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने केवल जन्म का ही लिया है। तो नाथुराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ है 1859 में। श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है 1859 में, इनका भी जन्म समान ही हुआ है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है 1864 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का जन्म हुआ है 1865 में। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म हुआ है 1868 में। रामचरित उपाध्याय का जन्म हुआ है 1872 में। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ है 1883 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ है 1886 में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ है 1889 में। दोस्तों हम देख लेते हैं इन कवियों के काव्यों का परिचय। तो सबसे पहले आते हैं नाथुराम शर्मा शंकर। इनका काव्य है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व। इसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक का काव्य काश्मीर सुषमा, जो कि 1904 में लिखा गया था। देहरादून 1915 में लिखा गया है। भारत गीत 1928 में लिखा गया है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक, ये इनके अनुवादित काव्य हैं, जो कि अंग्रेजी से इन्होंने हिंदी में ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनके काव्य है काव्य मंजूषा। दूसरा है सुमन, जो कि 1923 में लिखा गया है। दोस्तों ये जितने भी मैंने नोट्स आपको बताए हैं ये डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक से लिए गए हैं, इसलिए ये काफी प्रामाणिक है। इनकी अगली कविता है कान्य कुब्ज, अबला विलाप। इनके कुछ अनुवादित काव्य हैं गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभव सार। अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। प्रिय प्रवास 1914, पद्य प्रसून 1925, चुगते चौबदे, चोखे चौबदे 1932, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास 1940। अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका पहला जो काव्य है ये अनुवादित काव्य है, जो कि जिसका नाम है धाराधर धावर। ये 1902 में इन्होंने अनुवाद किया था इस काव्य का। इनका मौलिक ग्रंथ है मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, स्वदेशी कुंडल 1910, वसंत वियोग 1912। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। इनका काव्य है राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनके काव्य हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के जो कुछ प्रमुख काव्य हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, हमने केवल उन्हीं को लिया है। तो पहला है जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, झंकार 1929 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में, विष्णुप्रिया 1957 में, और बाकी नीचे तीनों अनुवादित काव्य है। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, रुद्र संहार। अंतिम कवि है राम नरेश त्रिपाठी। इनके 4 काव्य हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। तो दोस्तों यह था द्विवेदी युगीन काव्य का सामान्य परिचय। इसके बाद हम देखेंगे छायावाद का सामान्य परिचय। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।